अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम आयद कर रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर और तहरीक इंसाफ दोनों अपोजिशन जमातों पर बैरून मुल्क से गैर कानूनी फंड्स हासिल करने के इल्जाम लगा रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन में तीनों जमातों के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात हो रही हैं और उनके अकाउंट्स की स्क्रूटनी की जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी 3 साल से इस मुकदमे का सामना कर रही हैं। मगर इस वक्त यह मामला एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मरकज बना हुआ है। पीडीएम की तमाम जमातों ने आज इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया और पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले से मुताल्लिक अपने मुतालबात दोहराए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दूसरों के लिए तो फौरन इंसाफ का मुतालबा और खुद 6 साल से एक केस लटक रहा है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक पीटीआई पर संगीन इल्जाम लगाए। साथ ही कहा कि इमरान खान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और एतराफ़ जुर्म के बाद सजा होती है। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा आज के एहतजाज में शरीक हुए, मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बने। अलबत्ता उमरकोट में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन 2014 से चलने वाले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं दे सका। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आज जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है और बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़म है। स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत की गई है कि हफ्ते में कम से कम 3 रोज इजलास करे ताकि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। अब ये बात अहम है, अगर इसकी समाअत हफ्ते में 3 दिन होती है तो क्या हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस है या हुकूमत पर एतमाद है। हुकूमत ने आज रोका भी नहीं और आने दिया, रैली करने दी, ना कोई FIRs, ना कोई कंटेनर्स, ना कोई रुकावटें। हमारे साथ सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। आज उन्होंने एक अहम ऐलान और भी किया है, उस पर भी उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन ने आज के एहतजाज के बाद जो प्रेस रिलीज आई उसमें कहा कि स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत की गई है कि हफ्ते में कम से कम 3 रोज इजलास मुनक्किद करे ताकि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। ऑपोजिशन पूरा एतमाद है, वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने खुद मान लिया है कि हमारे एजेंटों ने किया है, एजेंटों पे डाल दिया है और पता नहीं इजरायली लॉबी और इंडियन लॉबी उससे अरबों रुपए आए हैं। ये इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये साबित होने वाला है, उसके बाद ये हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो शाहजेब साहब, बात यह है कि मैं तो समझता हूँ कि केसेस का फैसला होना चाहिए और उसमें फर्क सिर्फ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के साथ साथ पीपल्स पार्टी और PMLN की फंडिंग केस का भी फैसला होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, पीटीआई के ऊपर तो ये आप कह सकते हैं कि आपकी फंडिंग का स्ट्रक्चर एक है, उस स्ट्रक्चर में बेजाब्तियां हुई हैं, फलाना ये हुआ है, जो टोटल जो पिटीशन के एलिगेशन है। जो इंटरेस्टिंग, अगर आप PMLN और पीपल्स पार्टी की जो फंडिंग देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि उनका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। मतलब जो PMLN की जो फंडिंग है उसमें एक जो कागज है वो हमें बताता है कि नवाज शरीफ साहब ने PMLN की जो फंडिंग का जो अकाउंट है उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। 14 करोड़ रुपया वहां पे पहले भेजा, वहां से वापस मंगाया गया। अब इशू ये है कि नॉट विद स्टैंडिंग ऐसी एक्विजिशन, आपके प्रोग्राम में ऐसी एक्विजिशन मैच में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन और कोशिश होती है कि बंदा कोई जो है कोई अकल की बात भी हो सके। लेकिन मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास इम्पॉर्टेंट मौका है कि वो स्ट्रक्चर के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को बता सके कि फंडिंग के स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए। और हमारा जो आपको मालूम है कि मेरा बड़ा क्रिटिसिज्म है हमेशा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अंदरूनी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते। पीटीआई ने, इमरान खान को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पहली दफा आकर के जहां बाकी जो है वो एक थोड़ी कोशिश की तब्दीली की, वहां पर ही उन्होंने अपनी फंडिंग के तरीके में भी तब्दीली की और पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको ये मौका दिया गया कि वो छोटे रकूम $2-2, $10-10, $15-15, $20-20 डॉलर से लेके $500-500 तक। मगर फारूकी साहब, क्योंकि अब आप वकील भी हैं और तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा भी हैं, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने इस केस को हैंडल किया है 2014 से, तो उस वक्त से आप समझते हैं कि सही तरीके से हैंडल किया है? क्योंकि पहले जब अकबर बाबर साहब गए तो तहरीक इंसाफ चली गई जी हाई कोर्ट में कि हमें नहीं ये तहकीकात होनी चाहिए, और कोई 4-5 दफ़ा बार बार हायर कोर्ट में गए, फिर कहा कि इसको खुफिया रखा जाए। हालांकि तहरीक इंसाफ तो कहती है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि जी एक करप्ट बोलता है, दूसरा ये नहीं कहता मैं साफ हूं, वो कहता है तुम भी करप्ट हो। हालांकि हुक्मरान खानदान को या हुक्मरान जो होते हैं उनको सबसे पहले हिसाब देना चाहिए, तो बजाय उनका भी हो मगर आपका सबसे पहले हो जाए। सबसे पहले आपका केस है, आप आवाम के सामने सारे हकाइक रख दें।
नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जो खुफिया रखने वाली बात है ना, ये इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो अकाउंट डिटेल्स हैं लोगों की जिन्होंने आपको फंडिंग की है, उनको आप अकाउंट डिटेल्स देना जो है वो मुनासिब नहीं है। वो चाहे जो भी फंड, चाहे वो किसी को भी करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, आईडी चोरी हो जाती हैं और वो बाद में मिसयूज होती हैं। लिहाजा ये इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी करे, वहाँ पर लोगों की जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, लोगों के जो अकाउंट डिटेल्स हैं, उनको, उनकी जो सीक्रेसी है उसका भी ख्याल किया जाए। एंड दिस इज अ फंडामेंटल लॉ। हर जगह के ऊपर प्राइवेसी जो है उसको ये किया जाता है। जहां तक फंडिंग का तरीका कार है, वो जरूर ओपन होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किसने कितने पैसे दिए हैं, कौन कितना कर रहा है। मसलन पीटीआई ने 40,000 लोगों की फहरिस्त दी है। आप पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से तवक्को भी कर सकते हैं कि आप 40,000 तो छोड़ दीजिए, 1,000 लोगों की फहरिस्त दे दीजिए जो फंड कर रहे हैं। सो इस तरह है कि जहां पे बात सही है वो सही। और दूसरा, ये जो आप डिले की बात कर रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि फैसले जल्दी होने चाहिए, बट फैक्ट इज कि हमारे यहाँ एडवर्सोरियल एक जो होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे डिलेज होते हैं और ये डिलेज जो हैं ये चलते रहते हैं। बट मगर डिले तहरीक इंसाफ की वजह से वे बार बार स्टे के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच करना, उसकी जरूरत थी या फिर फौरन पहले ही चाहिए था, 2014 में ही चाहिए था कि जी ट्रांसपेरेंटली सामने आती तहरीक इंसाफ, क्योंकि सबसे पुराना केस आपका है। नहीं, देखिए ना, उसमें मिसाल के तौर के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन अगर फैसला कर दे कि नहीं वो जो सीक्रेसी है वो बाहर आउट की जाए, तो जाहिर है आपने अदालत में तो जाना है ना, आपने कहना है कि ये सही नहीं है और इसको जो है वो रोका जाए। जहां नहीं, मगर शुरू में तो तहकीकात के खिलाफ गए थे जब अकबर बाबर साहब ने किया, फिर उसके बाद बार बार हायर कोर्ट में गए आप लोग। बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। उसका पॉइंट ये था कि एक दफा जब ऑडिट हो गया है और ऑडिट के बाद सर्टिफिकेट इशू हो गया है, तो आप दोबारा ऑडिट नहीं कर सकते। और वो इस पॉइंट के ऊपर गए थे। मैं समझता हूँ वहां पे भी लीगल ग्राउंड स्ट्रांग थी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि गाइडलाइंस इशू करे पार्टीज के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 लोग हैं, वो सारी पार्टी चला रहे हैं। फिर सेनेट में पता चलता है कि कौन कहाँ से आ गया, टिकट जो है वहां से किधर चला गया। तो ये फंडिंग एक्चुअली बेसिस है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, और इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए और उसको एक तरीकाकार के मुताबिक होना चाहिए। यानी आप वेलकम करते हैं अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हफ्ते में 3 दिन की बुनियाद पर करेंगे और जल्दी फैसला हो जाए, उसके बाद नून लीग का और पीपल्स पार्टी का भी हो जाए, पहले आपका हो जाए, आप वेलकम करते हैं इसे? मेरे ख्याल में तो तीनों को इकट्ठा चला रहे और आपको पता भी चल जाएगा किस पार्टी का क्या स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप कॉलम्स बना लें, देख लें किस पार्टी को कहां से फंडिंग हुई, कहां पे क्या हुआ। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि इसको जल्द से जल्द कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फौज चौधरी साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्योंकि जो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी वजीर आजम ने, शिबली फराज साहब, आप और डॉक्टर शेरी मजारी साहिबा, आप तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज एक और आपने कमेटी का ऐलान किया जो इस मामले की तहकीकात करेगी। अटॉर्नी जनरल होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबिक जज होंगे, एफआईए का अफसर और वजीर आजम एक सीनियर वकील को भी इसमें नॉमिनेट करेंगे। एक इल्ज़ाम क्योंकि इस पूरे केस में आपकी हुकूमत के दौरान भी लग गया कि जब वहाँ से बताया गया कि $1 अरब के एसेट ट्रेस हो रहे हैं, तो यहाँ से बंदा पहुँच गया वहाँ पर जनरल मलिक नामी, और उसने कहा कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, रिश्वत मांग ली कावे मुसावी से। वो भी तहकीकात होंगी या नहीं होंगी, उसका जिक्र नहीं किया आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, जो टीओआर्स बनाए हैं, जो डॉक्टर मजारी ने आपको जो टीओआर्स बताए हैं, उनमें ये सारी तहकीकात है कि कैसे 15 जो $1.5 मिलियन है वो पे कैसे हो गया, वो दूसरी कंपनी जो है उसके साथ निगोशिएशंस किसने की, ये जो कह रहे हैं कि ये टीम गई, इसके मेंबर्स कौन कौन से थे। तो ये सारी बातें आएंगी और उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है बंदा गया, किसने कमीशन मांगा, क्या किया। और असल बात तो ये है कि जो नवाज, असल में तो देखिए ना, जो नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज वगैरह है वो तो पता ही है, ये एक और इंडिपेंडेंट एक्चुअली शहादत है इन्हीं मामलात की, और उसको एक मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। वैसे मगर पहले हुआ ये कि रियासत पाकिस्तान ने और नैब ने ब्रॉडशीट के क्लेम के अगेंस्ट ये लड़ा है केस। उसके बाद कुछ दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान को लूटा है, दिया कुछ नहीं है, और नैब ने भी कहा कि जी इन्होंने तो शरीफ के खानदान के हवाले से 2003 में जब हमने मामला खत्म किया तो कोई तहकीकात और कोई ऐसी चीज़ ये नहीं लाए थे। आज शिबली फराज साहब ने आपके साथ बैठ के कहा कि ये फैसला हक़ाइक़ पर मबनी फैसला है। तो एग्जैक्टली हुकूमत पाकिस्तान जिसने ये पेनल्टी दी है $29 मिलियन की, उसकी पोजीशन क्या है इसमें? नहीं, हुकूमत पाकिस्तान में तो पहले तो शरीफ फैमिली अपने खिलाफ ही केस के ऊपर खुद ही लड़ती रही। 2016 का देखे ना, ज्यादती तो ये हुई कि जब 2016 में जब ये पैनामा चल रहा था और आपने बड़ी उसको बारीक बीनी से कवर किया था, आपको याद होगा, जब जेआईटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे बताइए आपके प्रोग्राम में एक प्रोग्राम भी कोई ये हुआ था कि ब्रॉडशीट का फैसला आ गया है? हमें तो पता ही नहीं था।
ना आपको पता था, ना हमें पता था, ना जीआईटी को पता था, ना उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने, ना लॉ मिनिस्टर ऑफिस ने, ना हुकूमत ने, और ना ही जो नैब है उन्होंने हमें बताया ही नहीं, ना ही जीआईटी को बताया। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त की नैब ने, और सबसे पहले नैब को तो छोड़ दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, जीआईटी कर रही है, क्या हुकूमत का फर्ज नहीं बनता था कि सुप्रीम कोर्ट को बताए? आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड इनिशिएट अ न्यू केस अगेंस्ट नवाज शरीफ एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखने के लिए। सब, और ये जो इनका क्लेम है $820 मिलियन का, वो अगर हकाइक पर ये फैसला है तो $820 मिलियन तो जीआईटी की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जी जीआईटी पाकिस्तान में जो बनी ब्रॉडशीट उसी को ले गया कि जी नैब ने ये पैसे रिकवर करने हैं शरीफ खानदान से $820 मिलियन, तो पाकिस्तान को तो आज तक $1 भी नहीं मिला और वो $20-22 मिलियन ले गए शरीफ खानदान के असासों की सूरत में। पाकिस्तान फिर आप लेके आएंगे पैसे? ये देखिए, बात यह है कि शुरू से ही जो हमारा क्लेम है और जो इमरान खान को जो वोट मिले हैं लोगों के, वो मिले हैं कि ये आप पैसे जो हैं ये वापस लोगों के लेके आएंगे। अब ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो पैसों लोने की लोगों की तवक्कुआत हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वो क्यों पूरी नहीं हुई हैं? एक तो जो केस यहाँ पे चले हैं, मसला आप देखिए कि जो मरियम बीबी के ऊपर जो केस है कैलिबरी फॉन्ट का, वो 2+2 केस है, लेकिन आप देखें कि जब नैब ने केस फाइल किया है वो चार्जशीट में ही नहीं है। सो जो हमारी प्रोसिक्यूशन और जो डेली केसेस हैं इन्वॉल्व हैं, अब नैब के ऊपर जो मर्जी आते हैं, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है और नैब का अदालतों पे कंट्रोल नहीं है। अब ये पाकिस्तान में रियलिटीज हैं, यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं वो मनूवर करते हैं चीजें, बहुत सारी चीजें मनूवर होती हैं, डिलेज आते हैं। अब नवाज शरीफ को एक केस में सजा हुई है, बाकी केसेस पड़े हुए हैं, और फिर जिस तरह नवाज शरीफ बाहर गए, आप देखिए ना, उसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए। अभी सबने कहा है कि उसकी इंडिपेंडेंट साहब, एक तो ज़रा वो आपकी काबीना ने उन्हें बाहर भेजा, साथ ही नवाज शरीफ साहब को एक केस में एवनफील्ड में सजा हुई, उसको सस्पेंड कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, दूसरे की सजा है उसमें वो बेल पर है। मगर एक अहम बात यह है कि $820 मिलियन ब्रॉडशीट की अपनी कोई तहकीकात नहीं है। $820 मिलियन उन्होंने जो नैब की जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जीआईटी बनी थी उसकी बुनियाद पर उन्होंने $820 मिलियन क्लेम किया। अगर आर्बिट्रेटर इस $820 मिलियन को सही मानकर पाकिस्तान पे 20% की पेनल्टी लगाता तो पाकिस्तान को $160 मिलियन देने पड़ते। ये उसने $100 मिलियन इसमें से दुरुस्त मांगे कि जी डबल काउंटिंग हो गई होगी, इतनी रिकवरीज होगी, तो उसके अगर वो $820 मिलियन को दुरुस्त मान के जीआईटी के क्लेम को मान लेता तो $160 मिलियन देने पड़ते आपको 20%। नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो एग्रीमेंट है ना वो तो 2003 में जो है वो हमारी तरफ से तो टर्मिनेट हो गया। सो 2003 के बाद 2015 में 16 में जो इन्वेस्टिगेशंस जीआईटी ने की हैं वो तो उस पर लागू भी नहीं होगा। और सेकंड बात यह है कि जो आपने जो, चूंकि आपने इस पे ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं, आपने उसमें ये भी देखा है कि जो ये कंपनी है ब्रॉडशीट है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो है ही नहीं। उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ बाहर की कंपनीज के ऊपर, बाहर की प्रॉपर्टीज के ऊपर है, और ये जो एवनफील्ड की प्रॉपर्टीज तो भी उसमें शामिल ही नहीं है। मगर फवाद साहब, ये जो पेनल्टी पाकिस्तान पर लगी है, ये 2 क्लेम पाकिस्तान के थे कि एक तो 2003 में मुआहदा खत्म हो गया, उस वक्त ये शरीफ खानदान के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं कर रहे थे, मगर आर्बिट्रेटर ने ये बात दुरुस्त मानी है कि जो टारगेट स्पेसिफाई किए गए थे उनके ऊपर माशाल्लाह मुआहदा इतना अच्छा किया गया था कि पाकिस्तान उस मुआहदे को नहीं खत्म कर सकता था, इसलिए पेनल्टी पाकिस्तान पर लगाई गई है। दूसरा, जो पाकिस्तान में शरीफ खानदान के एसेट्स हैं उस पर भी नैब ने कहा कि जी पेनल्टी नहीं बनती है, मगर उस पर भी पाकिस्तान को पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। एवनफील्ड की अलग है, अदर एसेट्स की अलग है, जो $100 मिलियन उन्होंने कैलकुलेट किया। एवनफील्ड का एक्सक्लूड ही कर दिया ना, एवनफील्ड को तो भी एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने। नहीं सर, $15 लाख एवनफील्ड पर लगाए हैं। नहीं, एवनफील्ड शामिल नहीं है इसमें। ये मतलब आपके सारे वुज़रा इसको ट्वीट कर रहे हैं, शरीफ खानदान एवनफील्ड $15 लाख, अदर एसेट्स उस पर है $1.90 करोड़। नहीं, मैं आपको भी फैसले की जो है वो मैं आपको भिजवा दूंगा। अभी भी एसएफ ने जो लिस्ट दी है उसमें ये जो उन्होंने काउंट किया है $100 मिलियन, ये एक्सक्लूडिंग एवनफील्ड है। पहले तो ये समझिए। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं ना, आपके हुकूमत ने जो एग्रीमेंट किया था, सिंपल बात ये हुई, एग्रीमेंट उन्होंने जो है वो कर लिया था। जब इनका मुआहदा हो गया, परवेज मुशर्रफ साहब से एनआरओ लेके बाहर चले गए, तो गवर्नमेंट की दिलचस्पी खत्म हो गई। और उसके बाद जो है उन्होंने जिस तरीके से इसको कंक्लूड करना चाहिए था नैब को, उन्होंने नहीं कंक्लूड किया। मगर मैं आपको सिर्फ बता सकूं, यहाँ पर आर्बिट्रेटर ने लिखा है कि जी $820 मिलियन जो हैं ये जीआईटी ने बताए हैं, जिसमें से यूके में जीआईटी ने एक्सक्लूडिंग एवनफील्ड $114 मिलियन बताए हैं। और जब नैब से हमने पूछा आर्बिट्रेटर ने कि आप इसमें से कितना निकाल सकते हैं, कितना रिकवर कर सकते हैं $820 मिलियन में से, तो पाकिस्तान का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और वैसे उन्होंने $29 मिलियन कहा कि हम शरीफ खानदान से रिकवर कर सकते हैं।
सकते हैं। फिर जो आर्बिट्रेटर ने पाकिस्तान पर पेनल्टी लगाई है उसमें शरीफ खानदान के एवन फील्ड के लिए $15 लाख और बाकी अदर एसेट्स जिसमें पाकिस्तान के एसेट्स भी शामिल हैं उसके लिए उन्होंने $1.90 करोड़ लगाई है। आप पेज 63 के ऊपर जो एसेट्स की लिस्ट है आप उसमें शरीफ फैमिली के देख लीजिए, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एवन फील्ड। सर मैं उसी से पढ़ के बता रहा हूं आपको उसी से पढ़ के बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 610 है, उस पर लिखा हुआ है शरीफ के एवनफील्ड अपार्टमेंट पर $15 लाख और $1.90 करोड़ उस पर। अब शरीफ के एवनफील्ड अपार्टमेंट से भी आज तक पाकिस्तान ने कुछ रिकवर नहीं किया और इससे भी अदर एसेट से भी कुछ रिकवर नहीं किया। ये आप जिस पेज की बात कर रहे हैं वो दूसरा पेज है, वो पेज नंबर 51 है, जिसमें जेआईटी को वो क्लेम करके कह रहे हैं कि जी जेआईटी कहती है कि यूके में शरीफ खानदान के $114 मिलियन है एक्सक्लूडिंग एवनफील्ड। आर्बिट्रेटर ने एवनफील्ड पर भी पाकिस्तान को पेनल्टी दी है। यही मैं कह रहा हूं, ये एक्सक्लूडिंग एवनफील्ड उनकी प्रॉपर्टीज हैं $100 मिलियन की। अब आइए कि ये ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको 2000 में क्रेडिट तो उनको जाएगा ना कि उन्होंने जब मिस्टर बाइन जो है वो पाकिस्तान आए हैं तो उसने ये बातें जो है वो पूरी नैब को बताई हैं। और वैसे सीक्रेट तो कोई नहीं था, 1993 से हर एक को पता था कि नवाज शरीफ की मलकियत में है अपार्टमेंट्स और वो उसके ऊपर चला रहे हैं। अब इसमें और भी बड़ी जो है जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे हाइड पार्क है वो तो शामिल ही नहीं है। लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए कि हमने $1.5 मिलियन उनको दिए हैं और ये केस चला है और वो उसकी तहकीकात में आपकी बात से एग्री हूं और इसलिए TOR में बनाया गया है कि वो होना है। आप सिर्फ एक्सटेंट ऑफ करप्शन सिर्फ देखिए, आप देखिए 2000 में शहबाज शरीफ $7.34 मिलियन पे कर रहे हैं नैब को अपने बार्गेन के तौर के ऊपर जो उनको वापस दिया गया। अब सिर्फ आप अंदाजा लगा दीजिए कि 2000 में सिर्फ एक शहबाज शरीफ अदालती फैसले के तहत वापस दिया गया, इसमें लिखा हुआ है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, चलिए जिस फैसले के तहत दिया गया, लेकिन आप मुझे ये बताइए आप सिर्फ एक्सटेंट ऑफ करप्शन देखिए कि कितनी है जिसके ऊपर मगर फौजी साहब उसमें पहले इसमें लिखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले फैसला दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। उसके ऊपर अब मैं जाहिर है क्या बात कर सकता हूँ, वो ठीक है जो चाहे तेरा उसने करिश्मा साज करे, बहुत अच्छा फैसला हो गया और शहबाज शरीफ साहब के $7.34 मिलियन जो है उनको वापस मिल गए। अगर ये दुरुस्त थे, मगर सिर्फ मैं फौजी साहब आपने अगर ये दुरुस्त थे तो मैं दिखाता हूँ इमरान खान साहब ने इसके बारे में 2008 में क्या कहा था जो मुशर्रफ ने शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस बनाए। सिर्फ एक पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद आप मुकम्मल कीजिएगा। देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा था। जनरल मुशर्रफ के नीचे नवाज शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता था। यहाँ तारीख है पाकिस्तान की कि मिलिट्री डिक्टेटर छोड़े जो डेमोक्रेट्स हैं उनके नीचे ऑपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी चीज जो भी उनके ऊपर केसेस किए जा रहे थे जनरल मुशर्रफ से, क्योंकि जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहां इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते, तो डील करके गए भी होंगे, लेकिन उस डील की अहमियत इसलिए नहीं होगी कि उन सर्कमस्टांसेस में He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like मैं टॉर्चर से आपसे जो भी ले लूं और टॉर्चर could be mental or anything. It does not stand in a court of law. तो वाजिद साहब लाहौर हाई कोर्ट गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, 2008 का इमरान खान भी गलत। देखिए बात ये शहजाद ये पुराने बयान निकाल के वो कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। उस वक्त खिलाफ थे मुशर्रफ के, तो जो खिलाफ थे वो हर चीज वो कह रहे थे, लेकिन कुछ चीजें हैं उस वक्त आपके भी मैं पुराने क्लिप्स निकालूंगा तो आप भी ऐसी बातें कर रहे होंगे, तो उसको ये क्लिप्स हमारा रेफरेंस नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में से उन्होंने क्या, मैं सिर्फ आपको कहता हूँ कि इसको आप छोड़ दें, फैसला सही था गलत था, जस्ट इमेजिन अमाउंट ऑफ मनी दे हैव। 2000 में सिर्फ एक शहबाज शरीफ जो है वो $80 लाख वापस कर रहे हैं और ले रहे हैं। आप शहबाज इनकी वो प्रॉपर्टीज उठा के देखिए, 1996-97 में $100 मिलियन की प्रॉपर्टी सिर्फ जो है वो यूके में है। यार को खुदा का खौफ करे, कोई हद होती है, कोई तमाशा लगा हुआ है मुल्क में, और फिर पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। मगर फौजी साहब फिर इसमें से रिकवर कीजिए, ये तो फिर रिकवर कीजिए ये प्रॉपर्टी, क्योंकि अब मसला ये हो रहा है कि जेआईटी ने बताया $820 मिलियन और नैब ने वहां आर्बिट्रेटर को बताया कि हम इसमें से जो अब्रॉड एसेट्स हैं शरीफ खानदान के उसमें से $29 मिलियन रिकवर कर सकते हैं, यानी $4 अरब रुपए। इमरान खान साहब ने 300 अरब कहे थे। अब आप बताएं कि क्या कर सकती है हुकूमत।
मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि 100% जो है इनके पैसे रिकवरी होनी चाहिए, और हमारे जो भी महकमे हैं या जो हमारा इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारा नैब है, हमारी फॉरेन ऑफिस है, उनको एक ज्वाइंट कोलैबोरेटेड एफर्ट करनी चाहिए। लोगों का इंटरेस्ट ये नहीं है कि क्या तमाशा हो रहा है, क्या हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट है पैसे वापस आए। बट आई जस्ट वांट टू अगेन एम्फेसिस ऑन द पॉइंट कि आप सिर्फ मुझे आप अंदाजा लगा दें कि 100 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज एक एक मुल्क में, यार इनको तमाशा है। इस तरह तो मुल्क जो है वो कभी कोई मुल्क आगे चल ही नहीं सकता जिस तरीके से लूटमार यहाँ पे हुई है। और ये आप क्रेडिट इमरान खान को दें, ये क्रेडिट तो कम से कम इमरान खान को देना कि जब वो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की या तहरीके इंसाफ का राइज हुआ, उस वक्त तो ये था कि कोई नहीं यार लगाता है तो खाता भी तो है ना। आके उन्होंने कम से कम ये चीजें सामने तो आ रही है ना अब लोगों के। तो फौजी साहब अब जाहिर है आपकी हुकूमत को हो गए हैं तकरीबन 2.5 साल, और ये जो इल्जामात लगे थे, जरा 300 अरब रुपए लगाया था इमरान खान साहब ने, अब नैब ने वहां जाके कहा कि 4 अरब रुपए हम बाहर से रिकवर कर सकते हैं। उल्टा ये हुआ है कि पाकिस्तान के चले गए 28 मिलियन डॉलर, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आया, इल्जामात की हद तक रह गया है। ये वापस आएंगे कम से कम नैब से, और आपकी हुकूमत जाके बरतानिया में ये कहे अगर ये फैसला हकाइक पर है, जैसा कि शिबली फराज साहब ने कहा कि भाई हम इस पे इतने पैसे दे रहे हैं, ये इनके कन्फिस्केट करें असास से। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत आप 190 मिलियन पाउंड लेकर आए हैं, हसन हुसैन नवाज और नवाज शरीफ साहब के भी पैसे लेके आए हैं। मैं 100% आपसे एग्री, और फ्रेंकली मुझे नहीं पता कि नैब की जो लीगल टीम है उनकी क्या इसके बारे में हिकमत अमली है, क्योंकि मेरे ख्याल में जिस तरीके से नवाज शरीफ बाहर हैं, और आप खुद यूके हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है वो आर्बिट्रेशन में ये फैसला किया है कि ये प्रॉपर्टीज उनकी हैं और इल गॉटन मनी है, उसके बाद उनकी एक्सट्रेडिशन का केस और मजबूत होता है। मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्ट्री और हमारी जो नैब है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वापस लेके आए, और लोगों का इंटरेस्ट यही है कि लोगों को ये पैसे जो है पाकिस्तान में वापस आए, और 100% पैसे वापस आने चाहिए। बहुत शुक्रिया फौजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं 100% ये वापस आने चाहिए, जिम्मेदारी है हुकूमत की और नैब की। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में हफ्ते में 3 दिन समाअत का ऐलान कर दिया है। ऑपोजिशन के एतमाद की वजह क्या है, क्योंकि हुकूमत पर एतमाद है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। आप लोगों का आज एहतजाज हो गया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि कम से कम 3 रोज इजलास मुनक्किद करे स्क्रूटनी कमेटी, ताकि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। आपने एहतजाज कर लिया, एहतजाज करके आप चले गए। 6 साल से इस केस का फैसला आया नहीं है। हुकूमत का एतमाद आपने आज और बढ़ा दिया है। पहले तो हुकूमत क्रैकडाउन करती थी, FIRs भी आप लोगों के खिलाफ करती थी, अब तो कह रहे हैं जी मार्च भी अभी कर लें आप आके। आज ना कोई रुकावट डाली, ना कोई FIRs हुई, तो आप तो हुकूमत का उल्टा एतमाद बढ़ा रहे हैं रोजाना। नहीं, ये हुकूमत का एतमाद नहीं बढ़ रहा, बल्कि हुकूमत पीछे हट रही है। हुकूमत ने मुकदमे दर्ज करके, FIR दर्ज करके, रुकावटें लगा के, कंटेनर लगा के देख लिया। गुजरांवाला में किया, दूसरी जगहों पे किया। जब इनकी रुकावटें, इनके कंटेनर जो है वो हमें जलसा करने से, रैली करने से नहीं रोक सके, जब इनकी FIRs, इनके झूठे मुकदमे, इनके जो है वो यानी रेफरेंसेस, वो हमें अपने सियासी मौक़िफ़ से नहीं रोक सके, तो अब ये पीछे हट रहे हैं, अब ये डिफेंसिव हो रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये पीछे हटते चले जाएंगे। जहाँ तक स्क्रूटनी कमेटी का है कि वो 3 रोज़ जो है वो अपना अजलास मुनक्कद करे। मामला ये है कि जब कोई चोर, कोई मुजरम इतराफ़े जुर्म कर ले, तो उसके बाद तो फिर अदालत के पास या कमीशन के पास मासवाए इसके कि वो सज़ा का तयन करे। राज साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार इतना ही है कि वो अगर इसकी तहकीकात कर ले और इस नतीजे पर पहुंचे कि जी ये ममनुआ फंडिंग थी, तो उन फंड्स को कन्फिस्केट कर लेगा और ये मामला हुकूमत को भेजेगा, और फिर हुकूमत ने फैसला करना है कि उस पार्टी पर पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी, और हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। तो आप लोग फिर आवाम को एक नई, या अपने सपोर्टर्स को एक नई उम्मीद ही दिला रहे हैं ना, क्योंकि इससे निकलना कुछ नहीं है, इसीलिए हुकूमत पर एतमाद और कह रहे हैं मार्च में भी कर लें। शाहजेब, मैं आज आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लें। जिस दिन ये फैसला आया इलेक्शन कमीशन का कि इन्होंने ममनुआ फंडिंग की है, इन्होंने इंडियन लॉबी से पैसे लिए हैं इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, इन्होंने ज्यूश लॉबी से पैसे लिए हैं, जिस दिन ये फैसला आ जाएगा, वफाकी हुकूमत जो रियासत है वो फैसला करेगी। ये PTI, ये इमरान खान नियाज़ी, ये बाकी जितने लोग इस
काले धंधे में मुलव्वस पाए जाएंगे, ये बिल्कुल जो है ये कालादम भी होंगे, ये इनके ऊपर जो है वो मुकदमात भी दर्ज होंगे, क्योंकि ये बात यहाँ पे रुकनी नहीं है। राना साहब, अगर ऐसा हो गया जैसा आप कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इमरान खान खामोशी से बैठ जाएंगे? आप लोगों के खिलाफ भी केस है इलेक्शन कमीशन में जो तहरीक इंसाफ लेके गई है, पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ है। आपको लगता है आप दोनों को कलअदम कराने से पहले इमरान खान ऐसे ही खामोश बैठ जाएंगे और घर चले जाएंगे? उन्होंने भी फिर यही करना है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठना है और आप सब पर पाबंदी लगनी है। शाहजेब, मैं कहता हूं कि मेरी पार्टी के जिस फर्द के खिलाफ ये साबित होगा कि उसने जो है वो इंडियन लॉबी से पैसे लिए हैं कश्मीर को बेचने के लिए, जिसके खिलाफ ये साबित होगा कि उसने ज्यूश लॉबी से पैसे लिए हैं जो इस्लाम की भी दुश्मन है, पाकिस्तान की दुश्मन है, मैं पहला फर्द हूँगा जो मैं उसके खिलाफ जो है राना साहब, मसला ये देखें, अब आप ना ये है कि ये इनको इनके घर वाले इनको घरों से निकाल देंगे इनको। राना साहब, अब ये बात जो है ये साबित होती है जो कि साबित हो जानी है, क्योंकि इन्होंने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। राना साहब, ज़्यादा फॉरेन फंडेड पार्टी तो नहीं इस्टेब्लिश होगा, ममनुआ फंडिंग अगर हुई तो ज़्यादा उसका केस ही होगा ना। और आप जो देखें, अब ये नेशनलिज्म का कार्ड और इस्लाम का कार्ड ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ, आपका भी नुकसान हुआ, आप फिर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों एक सियासी जमात पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे और सियासी जमातें एक दूसरे को मुल्क मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ ही कहती रहेंगी। नहीं शाहजेब, मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई जमात जो है वो इंडियन लॉबी से जो है वो अरबों रुपया ले और उसके बाद वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करके इलेक्शन में कामयाब हो के उस मुल्क पे मुसल्लत हो और उसके बाद वो कश्मीर जैसा मसला जो है वो दुश्मन मुल्क की जो है वो झोली में डाल दे, और आप मुझे बताएं कि एक साल से ये कश्मीर के ऊपर आनियाँ जानियाँ और इनकी जो है वो फुर्तियाँ आप देखें कि यार उन्होंने कुछ भी नहीं है, एक रेजोल्यूशन ही पास करवाया उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से। तो ये सारी चीज़ें जो है जब ये कड़ियाँ जुड़ेंगी तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इनके खिलाफ बाहर निकलेगी। पूरी कौम, अगर इन्होंने जिस लॉबी से पैसे लिए हैं और ये पाकिस्तान पे काबूज हुए हैं और जो इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी का और पाकिस्तान का जो हशर इन्होंने किया 2.5 सालों में, ये पूरी कौम बाहर निकलेगी और इस बात की माफ़ी नहीं मिल सकती। इस बात की माफ़ी इनको इनके घर के अफराद नहीं देंगे, इनके ख़ानदान के लोग, इनकी फैमिली के लोग, इनको मिलने मिलाने वाले लोग जो हैं वो सब लोग जो है इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे अगर ये साबित हुआ। और ये साबित इस तरह से होगा कि इन्होंने तो इतराफ़े जुर्म कर लिया है। मगर राना साहब, आप एक बात बताइए, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज की बात करती है। अगर हम पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर इन हाउस चेंज कैसे आ सकता है, इसका तरीका बता दें, क्योंकि ये तो हमारा बयानिया है कि उनकी सपोर्ट के साथ हमने अब सियासत नहीं करनी है। मगर इलेक्शन कमीशन जिसने 6 साल से फैसला नहीं दिया, वो क्या बगैर किसी इदारों की मुदाखलत के अचानक इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे देगा आपके ख्याल में, आपका 3-3.5 हज़ार की रैली देखकर? देखें अपना शाहजेब, ये रैलीज़ जो हैं, ये जलसे जो हैं, ये आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद भी जारी रहेगी। और मामला ये है कि ये चीज़ जो इन्होंने इतराफ़े जुर्म किया है, अभी ये मेरा ख्याल है चंद दिनों की बात है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। लोगों ने तो नाम बताने शुरू कर दिए हैं इंडियंस के, वो ज्यूस लॉबी के जो उनकी लॉबी फॉर्म्स हैं उनके लोगों ने नाम लेने शुरू कर दिए हैं, रकम बतानी शुरू कर दी है। ये जब इन्फॉर्मेशन जो है ये सामने आएगी और ये आने वाले दिनों में, ये मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन अगर जल्दी फैसला नहीं करता, इसमें कोई चंद हफ्ते लगाता है, तो ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। मगर ऐसा नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं से कोई यकीन दहानी की वजह से इन हाउस चेंज से उम्मीद बांध ली है, और आपने कहीं से यकीन दहानी मिलने की वजह से इस फॉरेन फंडिंग केस से उम्मीद बांध ली है? निकलना दोनों का कुछ नहीं है, आपकी ना कोई डेडलाइन पूरी हुई, ना कोई प्रोटेस्ट का कुछ हुआ, अभी तक कोई हकाइक भी सामने नहीं आए और होगा कुछ नहीं। किसी से उम्मीद बांधने की जरूरत नहीं है। हमारा जो है ये बिल्कुल हंच था कि भाई ये जो सारा कुछ हुआ है, पनामा, अकामा, बाबा रहमता, ये सारा जो फ्रॉड चला है, इसके पीछे जो है वो मुल्की और गैर मुल्की कुव्वतें जो है इसमें शामिल हैं, लॉबी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो अब ये सामने आ रही हैं, जब ये सामने आ जाएंगी तो इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो कौम फैसला करेगी। ये इनके तहादी इनको छोड़ के दौड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी एजेंट्स के जरिए आए थे और हमने एजेंट्स को बाकायदा तौर पर सारे के सारे कवानीन और जवाबित बताए थे। अगर खिलाफ वर्जी की गई है, अगर उन्होंने वहां पर खिलाफ वर्जी की है तो आपके ख्याल में यहाँ पर पता था? इन लोगों का, इस टोले का रवैया ये है
ये ड्रग्स खुद इस्तेमाल करते हैं और मेरे जैसे को पकड़ के उसके ऊपर 15 किलो जो है ड्रग्स डाल देते हैं। ये इन्होंने किया ये है, मनी लॉन्ड्रिंग खुद की, अरबों रुपए की लोगों को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो सजाएं दिलवा रहे हैं, और खुद जो है वो ज्यूश लॉबी से और इंडियन लॉबी से पैसे ले रहे हैं, और लोगों के कारोबारी जो है वो टेक्निकलिटीज़ को और कारोबारी ट्रांजैक्शन को निकाल के जो है वो उनको पकड़ रहे हैं कि जनाब आपकी ये जायदाद जो है वो आपने इसकी रजिस्ट्री कम करवाई है और ये जायदाद आपने जो है वो कहाँ से ली है, किसको दी है। मगर अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके ख्याल में हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी? अगर हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन होती कि ये मामला इतना संजीदा है और हमारे खिलाफ जा रहा है, उन्होंने आने देना था आपको, उन्होंने FIRs नहीं काटनी थी, क्रैकडाउन नहीं करना था, कंटेनर्स नहीं लगाने थे। कॉन्फिडेंट है हुकूमत, आपको खुले तरीके से आने दिया उन्होंने, कैसे और आप लॉन्ग मार्च भी कर लें। देखिए बात नहीं शाहजेब, चोर के पांव नहीं होते, ये चोर के पांव नहीं होते, ये इनकी चोरी पकड़ी गई है, अब ये डिफेंसिव हैं। आप यकीन करें कि लोगों के पास, अब मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी जो है वो मैं इसको कंफर्म नहीं कर सका। मामला ये है कि लोग तो वहाँ पे ये रैली में लोग जो है वो लोगों के नाम लिए फिर रहे हैं, वो अकाउंट नंबर लिए फिर रहे हैं और पैसों की अमाउंट्स लिए फिर रहे हैं। ये आप अगले 2-4 दिन में देखेंगे, इसको हम कंफर्म करके अपने पार्टी लेवल पे पूरी तरह से इसके ऊपर जो है वो एक स्टेटमेंट बना के पूरी तरह से उसको वेरीफाई करके तो हम इसको लेके आएंगे आपके सामने। ये चीजें जो है आप इलेक्शन के वेरीफाई करके अगर वो फैसला कर दे अगले 3 दिन में तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं करेगा तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। ये बड़े अहम बात है कि वेरीफाई करके। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, अब तो PDM जो कर रही है, हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। पहले FIRs होती थी, क्रैकडाउन होता था, आप लोगों को मुल्तान में भी हुकूमत ने रोका, अब तो हुकूमत रोक भी नहीं रही, बल्कि आज के बाद कह रही है कि लॉन्ग मार्च भी अभी कर लें, ऐसे ही कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे एतमाद हो गई हुकूमत। जब कोई पूरे एतमाद होता है शाहजेब साहब और गलत बुनियादों पे होता है तो फिर उसके साथ जो होता है वो भी तारीख जानती है। आज का तो इज्तिमा जो था ये तो नुमाइंदा इज्तिमा था, हम एक यादाश्त पेश करने इलेक्शन कमीशन के बाद एक शिकायत करने आ रहे थे। सारी जमातें उसमें उनके मतलब मेरी जमात के फर्ज करे तो हमारे थोड़े फौहदेदारान को हमने बुलाया अपने डिवीजन से। इसी तरह जो मुस्लिम लीग ने भी अपने कारकुनां को उस तरह दावत नहीं दी कोई बड़ा प्लानिंग करके, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे। और आज क्योंकि हमारा जलसा तो था नहीं, एक एहतजाजी रैली और एक यादाश्त देनी थी, उसको अगर ये ढोल पीटा जाए कि वो नाकाम हो गई और कामयाब हो गई तो ये नाकामी और कामयाबी की दलील जो है ये नहीं है। अगर इसमें वो खुश होना चाहते हैं तो बिल्कुल बड़े बड़े शौक से हों। मगर बिलावल साहब तो बहरहाल ये सोच रहे हैं ना कि जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के जरिए इन हाउस चेंज आए, मगर इस तरीके से सड़क पर आकर इलेक्शन कमीशन के जरिए से जमहूरी हुकूमत जाए, वो इस पर यकीन रखते हैं? हम मान क्या रहे हैं, हम कोई इलेक्शन कमीशन से ये तो नहीं कह रहे ना कि आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। हम तो ये कह रहे हैं कि 7 साल से जो मुकदमा दबाए बैठे हो उस मुकदमे का फैसला करो। अब क्योंकि उन्होंने इकरार भी कर लिया तो इकरार के बाद तो काम थोड़ा ही रह गया है। अब जो भी फैसला कानून और इंसाफ के मुताबिक करना है करो। ये हमारा बेसिकली मुतालबा था और हमें उस मामले में शाहजेब साहब कोई बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई इसमें दुई नहीं है। और हमारा जो पार्लियामान के अंदर तब्दीली का अमल है वो भी हमारे 26 पॉइंट्स में शामिल है, ये भी हमारे 26 पॉइंट्स में शामिल है। हम बार बार कहते हैं हम मुख्तलिफ जमातें हैं, हर जमात अपने तौर पे ये हक रखती है कि वो कोई बात भी कर सकती है, वो एहतजाज का कोई ऐलान भी कर सकती है, कोई रंग भी बयान कर सकती है, लेकिन जिस पे इत्तेफाक राय है पाबंद हम उनके हैं। वैसे मगर नून लीग तो यही चाह रही है और मौलाना फजलुर रहमान भी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के जरिए हुकूमत जाए। तो आप मुझे ये बता दें कि नून लीग आपसे कहती है कि जी इन हाउस चेंज इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर नहीं आ सकता, तो पीपल्स पार्टी बताए कैसे आएगा? आपको लग रहा है कि केस का फैसला जो 6 साल से नहीं आया वो हुकूमत को घर भेज देगा बगैर किसी इदारे की मुदाखलत के? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन फैसला दे सकता है या नहीं। उन्होंने नहीं दिया। इसमें क्यों नहीं दिया, उसमें कुछ अदालती डिले है जो PTI की तरफ से कराया गया। लेकिन फर्ज करें इलेक्शन कमीशन किसी वजह से, किसी मजबूरी से, किसी दबाव से फैसला नहीं दे रहा, तो फिर भी हमें क्या ये एहतजाज का रंग इख्तियार नहीं करना चाहिए? हमें क्या प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? उनके घर जाके उनके दरवाजे पे खड़े होकर उनको ये याद नहीं कराना चाहिए कि आप एक आईनी इदारा हैं
ये भी तो एक जमहूरी तरीका है ना, हम हाथ धर के बैठ जाएं या उस पर चढ़ावा कर दें। इसके अलावा तीसरा तरीका क्या है कि हम जमहूरी तरीके से जाके प्रोटेस्ट करके एक यादाश्त उनको दें कि भाई खुदा का खौफ करो, इसको भी देखो। यही एक तरीका है। मगर खैर साहब, 31 जनवरी की आपने हुकूमत को डेडलाइन दी, उसके बाद आप बाई इलेक्शन फिर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे मार्च में, तो हुकूमत का कॉन्फिडेंस दुरुस्त है ना कि मार्च तक तो इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, इलेक्शन कमीशन से फैसला नहीं आना है, तो हमने कहीं नहीं जाना है। देखिए ना शाहजेब साहब, मैंने गुजारिश की कि उनको तो मजे लेने दें, उनको ख्वाब में भागने दें। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हो ना शाहजेब साहब, तो वज़ीर आज़म से लेके उनके सारे तर्जुमान सारा दिन पीडीएम 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 की गर्दान ना करें। आज भी आप देखें ना, सुबह से वो जरा के ट्वीट चल रहे हैं, मीडिया के अंदर मुसलसल उनको पुशअप हो रहा है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही है, कभी मरकज से, कभी सूबों से, कभी किसी जगह से। तो है कुछ ऐसी ही बात जिसकी वजह से परेशानियां हैं, वरना अगर आपको मेरी कोई परवाह ना हो तो आप मुझे क्यों इतना वक़्त दें कि बार बार मेरा जिक्र करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कोई सीधा रास्ता नहीं होता, इतना आसान नहीं होता हुकूमतें गिरा देना। हमने हुकूमत को परेशान और उसके हवास पे हम तारी हो गए हैं। अगला मरहला यकीनन हमें और ज्यादा मेहनत तलब है और हमें लोगों को इसके साथ जोड़ के आगे बढ़ना है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो इस हुकूमत की नाकामियों की बदौलत इस मुल्क में जो आम आदमी की जिंदगी मुतासर हुई है, जो पाकिस्तान की मुसीबतों में इजाफा हुआ है, उसके हल के लिए कर रहे हैं। और हमें लोगों को बार बार जाके लोगों के पास रैलीज में, जलसों में और लोगों को अपने साथ जोड़ना है। बहुत शुक्रिया, कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर पर बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 साल से लापता 2 शहरियों की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक 2 अलग अलग समातें हुई। 5 साल से लापता शहरी इमरान खान की अदम बाजियाबी पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी शहरी की जबरी गुमशुदगी घिनौना जुर्म है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। जीआईटी ने इसे जबरी गुमशुदगी का केस करार दिया है, इसलिए किसी पर तो जिम्मेदारी आयद करना पड़ेगी। ये ना कहें कि रियासत कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ हिफाजत नहीं बल्कि जो लापता है उसका पता लगाना भी रियासत पर लाजिम है, चाहे वो लाइव स्टॉक वालों ने उठाया हो। पता तो चले लापता होने वाला कहां पर है। आइन के तहत चलने वाले मुआशरे में जबरी गुमशुदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है तो क्यों ना वजीर आजम और वफाकी काबीना को जुर्माना किया जाए। अदालत ने सवाल किया कि इस शहरी को कब उठाया गया, उस वक्त वजीर आजम और काबीना कौन सी थी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना उनके खिलाफ और उनके बाद आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों ना वफाकी काबीना और वजीर आजम को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। जबकि दूसरा केस लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक था, जिसकी समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की और उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी का हुक्म देते हुए साबिक सेक्रेटरी दिफा जमीर हुसैन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मौजूदा सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी किए और रिपोर्ट तलब करते हुए 7 दिन में जवाब जमा करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि फिर ना कहना आपको सुना नहीं गया, ना अहली दिखाने पर 6 माह जेल भेज दूंगा। कोई दहशतगर्द भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अदालतों में पेश करें। इस केस की तो हिस्ट्री है, क्या हमने जवाब नहीं देना? ये निजाम कैसे चलेगा? अगर ये चलता रहा तो एक दिन लोग अदालतों समेत सारे निजाम को आग लगा देंगे। अगर इदारे कानून से मावरा काम करेंगे तो लोग भी हथियार उठा लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अदालतों समेत सारे जवाबदेह हैं, कोई काम नहीं करता तो वो इस ओहदे का अहल नहीं। पुलिस फाइल देखी, आईजी से लेकर सबने ना अहली दिखाई। ये लापता शहरी की फैमिली खड़ी है, इनको क्या कहूं कि इदारे नाकाम हो गए? क्या सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला सिर्फ ओहदे एंजॉय करने के लिए होते हैं? कोई सेक्रेटरी दिफा हो, दाखिला हो, आईजी हो या जज काम नहीं कर सकता तो इस्तीफा देकर घर जाए। छोटा सा इस्लामाबाद है, हर महीने के 4-5 लोग लापता हो जाते हैं, उनसे यह भी हल नहीं हो रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अदालत के फैसलों के इन इदारों के सरबराहान के लिए संगीन असरात हैं। लापता अफराद कमीशन मतलूबा रिजल्ट नहीं दे सका, 5-5 साल केसेस पड़े रहते हैं। जबरी गुमशुदगी कमीशन भी एक मजाक है, वो भी एजेंसी से मिलकर काम करता है। पुलिस के अलावा एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं। रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि पुलिस और लोगों की मौजूदगी में उस शख्स को उठाया गया। ये इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की वाज़े मिसाल है। वाना वजीरिस्तान में ये सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं, इसी वजह से ये मुल्क चल रहा है। इन इदारों की बड़ी कुर्बानियां हैं, हम उनकी कदर करते हैं। ये लाइन ऑफ फायर पर बैठे हैं, वो इस मुल्क के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से जवाब तलब करते हुए समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।